हेलो फ्रेंड्स, 12 जुलाई के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट स्टेज कैटल सेल रूल्स अक्रॉस नेशन। तो ये जो है रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट रूल्स 2017, उसके बारे में है। तो पहले ये रूल्स क्या थे उसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफाई किया गया था, तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, उसके अंदर इसको नोटिफाई किया गया था। इसका जो मेन प्रोविजन था वो ये था कि आप कैटल को, मतलब गाय भैंस वगैरह को आप एनिमल मार्केट में बेच नहीं सकते अगर वो स्लॉथरिंग के लिए होना है। अगर वो एनिमल को कन्वर्सन हार किया जाएगा, स्लॉथरिंग किया जाएगा, तो उसको आप बेच नहीं सकते। तो उस बेचने पे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे। तो इसके अंदर एनिमल मार्केट रेगुलेशन के लिए कमेटी बनाई गई। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी होगी और उस कमेटी को सारे एनिमल मार्केट्स को रजिस्टर करना होगा। उसमें अगर नया कैटल मार्केट भी बनता है तो उनको भी 3 महीने के अंदर रजिस्टर करना होगा। बाकी भी क्रूअल प्रैक्टिसेस के ऊपर रेगुलेशंस लाए गए। तो स्लॉथरिंग में अगर क्रूअल प्रैक्टिस यूज किए जा रहे हैं या हॉर्न्स को पेंट किया जाता है और फिर ईयर्स को काट दिया जाता है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस पे भी बैन लगाया गया। इसके अलावा जो बाकी जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स अगर केज में रखे जा रहे हैं तो उनकी साइज से सुटेबल साइज का केज होना चाहिए, ये सारे भी प्रोविजंस इसमें लाए गए थे। तो मेन जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था ये स्लॉथरिंग के रिलेटेड प्रोविजन था। तो अब इसके बाद इस ऑर्डर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है। तो एक्चुअली मदुराई बेंच जो मद्रास हाई कोर्ट का है, वहां पे भी केस पिटीशन फाइल किया गया था। तो उधर मदुराई बेंच ने, यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का इस ऑर्डर पे स्टे लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 4 हफ्ते तक स्टे है इस पे, ताकि और कौन सा एक प्रोविजन जो स्लॉथरिंग के लिए सेल परचेज मना किया जा रहा है कैटल का, उसके ऊपर स्टे लगाया। लेकिन केरला हाई कोर्ट में जब ये केस गया अलग पिटीशन पे, तो वो पिटीशन में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेल ऑफ कैटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कोई बीफ कंजम्पशन पे बैन नहीं है, ये काउ स्लॉथर पे बैन नहीं है, तो उसको उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है, उन्हें मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का स्टैंड को अपहोल्ड किया। उन्होंने सेंटर के इस रूल्स के ऊपर स्टे लगाया है। और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली एडमिट किया है कि इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज है, इसके अंदर इश्यूज है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस जो रेगुलेशंस लाए गए हैं, ये रूल्स, उसके अंदर उसके लिए वजह से हमारे पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आए, बहुत सारे लेटर्स या रिक्वेस्ट आए हैं कि इसके थोड़े प्रोविजंस जो है वो ट्रबलिंग है। तो ये सेंसिटिव क्वेश्चंस उठा रहे अभी, तो रेस कर रहे, मतलब यहाँ सेंसिटिव इश्यूज है, तो इसको बदलने की जरूरत है। ये एडिशनल सोलिसिटर जनरल, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने इसको एक्सेप्ट किया है कि रूल्स को बदलने की जरूरत है। तो अब रूल्स पे अमेंडमेंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि प्रेजेंट जो नोटिफिकेशन है, प्रेजेंट जो केस है, उसके ऊपर हम बैन लगा रहे, इस नोटिफिकेशन पे आप अमेंड करो उसको, बाद में देखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है मैसूर मद्रास पैक्ट अनइक्वल। तो ये एक्चुअली रिगार्डिंग कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। तो ये कावेरी वाटर के ऊपर अग्रीमेंट प्री इंडिपेंडेंस भी है, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी एक्ट्स थे। तो ये मद्रास मैसूर, मतलब मैसूर थी एक प्रिंसली स्टेट और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। तो ये दोनों के बीच में पैक्ट्स हुए थे। तो जब ब्रिटिश रूल्ड प्रेसिडेंसी होगी, मतलब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, और एक प्रिंसली स्टेट होगा, तो जो पैक्ट थे वो अनइक्वल थे। मतलब कि प्रिंसली स्टेट के इतने हक रखे नहीं गए जितना प्राइमेसी दिया गया टू द प्रेसिडेंसी। तो मद्रास को बहुत सारे प्रोविजंस मिले, बहुत सारा फेवरेबल रहा ये पैक्ट रादर देन मैसूर। तो ये मैसूर मतलब प्रेजेंट डे, मेजरली प्रेजेंट डे कर्नाटका, और मद्रास मेजरली रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तो ये जो पैक्ट है 1892 और 1924 के पैक्ट है। तो ये पैक्ट के ऊपर कर्नाटका गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे हियरिंग हो रही है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ कह रही है कि ये जो पैक्ट्स है ये इनइक्वालिटी और बार्गेनिंग पावर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इसमें बार्गेनिंग पावर अनइक्वल था, क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट के पास बार्गेनिंग पावर था ही नहीं, और लैक ऑफ कॉन्शियंस है, मतलब इधर सही से जस्टिस नहीं की गई है इस पैक्ट्स के अंदर। तो और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हो गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये एक्चुअली केस चल रहा है जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत पुराना डिस्प्यूट है।
और इसके ऊपर जो कावेरी रिवर है, तो ये कावेरी बेसिन मतलब कावेरी रिवर बेसिन जो है वो 4 एंटिटीज के अंदर आती है, मतलब के 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी इस बेसिन के पार्ट बनते हैं। तो एक है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, तो 4 रिपेरियन स्टेट्स है। तो इन चारों के लिए यहाँ पे वाटर शेयरिंग कैसे होना चाहिए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया था। ये भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही किया गया था। तो ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल अवार्ड दिया 2007 में, लेकिन ये फाइनल अवार्ड ना कर्नाटका को पसंद आया, ना तमिलनाडु, ना केरला। तो तीनों ने इस अवार्ड के ऊपर अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हियरिंग कर रही है। इवन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, और इवन आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर ट्रिब्यूनल्स, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसकी हियरिंग करे, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के अंदर ऐसे होता है कि ट्रिब्यूनल्स का जो अवार्ड है वो फाइनल एंड बाइंडिंग है, कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इधर जुरिस्डिक्शन नहीं है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया और कहा है नहीं, हमारा जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि हमारे पास पावर है अंडर आर्टिकल 136। तो ये है स्पेशल लीव पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये स्पेशल पावर है कि वो हियरिंग्स कर सकती है, मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस अपने सामने हियरिंग के लिए ले सकती है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कोर्ट मार्शल केसेस आर्म फोर्सेस के। तो ये केसेस के ऊपर वो हियरिंग कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इसके अंदर हम रेमेडी दे और हम ये यूज करें। तो ऑफकोर्स ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसको ध्यान से यूज करना चाहिए, वो एक बात है। तो इसीलिए उन्होंने काउंटर किया और कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ट्रिब्यूनल का आता है। अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा तो वो ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा, उनका जुरिस्डिक्शन है। पर ट्रिब्यूनल्स के जो फाइनल वर्डिक्ट है उसके ऊपर अपील हमारे पास आ सकती है। तो ये वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे वही हियरिंग चल रही है और यहाँ पे कर्नाटका वही आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं है जो पैक्ट्स। तो ये कहीं जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया 2007 में, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उन्होंने भी उसको ही बेसिस रख के, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली जो है फेवरेबल तमिलनाडु के फेवर में ये शेयरिंग हुआ है, तो मतलब कावेरी का ज्यादातर वाटर तमिलनाडु के पास जाता है, वो उसको यूज करते हैं। तो उस हिसाब से वहां पे उन्होंने फार्मिंग भी डेवलप किया है। फार्मर्स वहां पे 3 क्रॉप्स करते हैं इन अ ईयर, तो इसीलिए वहां पे सब डेवलपमेंट और सब पूरा जो प्रोविजन है वैसे है। तो अगर हम अब बंद कर दे, अगर ड्रास्टिकली वाटर शेयरिंग अब रिड्यूस कर दे उनका, तो ये वहां पे पॉपुलेशन सफर करेगा। तो वो एक कंसर्न है। प्लस जो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड था वो थोड़ा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश किया, पर ना कर्नाटका कंप्लीटली खुश हुई, उनको और शेयर चाहिए वाटर, कावेरी वाटर का, ना तमिलनाडु खुश हुआ कि उनका थोड़ा भी कम क्यों हो रहा है ऐसे, और केरला भी खुश नहीं था। केरला के स्मॉल एरिया है पर वही है। तो तीनों ने अपील किया। तो ये स्टेटस है इसका। तो ये डिटेल्स भी दी गई है। 1892 का अग्रीमेंट बिटवीन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। तो ये कावेरी वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट था। इसके ऊपर जब डिस्प्यूट हुई तो 1924 में इसके ऊपर फिर से और एक डील की गई वाटर शेयरिंग पे। फिर 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाए, और 2007 में फाइनल अवार्ड आया, लेकिन तीनों खुश नहीं थे। तो ये, और ये कावेरी रिवर के बारे में, कावेरी रिवर है जो फ्लो होती है इवेंचुअली इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये उसका बेसिन है, कावेरी बेसिन, कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये कर्नाटक का रीजन है, ये केरला में थोड़ा रीजन आता है, बाकी ये तमिलनाडु रीजन है, और ये कराईकाल रीजन ऑफ पुडुचेरी। तो ये वाटर लोकेशन जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने किया था वो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंसर नेटवर्क टू मैप एंड प्रिडिक्ट पोल्यूशन एफ्लुएंस इन गोदावरी। तो ये रिवर पोल्यूशन मेजर करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, यहाँ पे मैप करने के लिए कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जनरली जो हम देख रहे हैं गंगा रिवर वाटर के ऊपर जनरली पोल्यूशन रिलेटेड एफर्ट्स, रिवर क्लीनिंग एफर्ट्स यहाँ किए जा रहे हैं, पर ये जो है ये गोदावरी रिवर के लिए। गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली एक्सरसाइज पूरी फंड की जा रही है बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये उनका प्रोजेक्ट है जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया को असिस्ट कर रहे हैं कि ये जो अर्बन आंध्र प्रदेश रीजन है उधर सैनिटेशन इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे वो ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि मॉनिटरिंग करने के लिए स्टेप्स होना चाहिए, मतलब कि एक वो मैप बना रहे हैं कि पोल्यूशन ट्रेंड्स कैसे है गोदावरी रिवर में, और ये वो फाइनली वो चाहते हैं कि एक फोरकास्ट सिस्टम वो डेवलप कर सके
सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव हो, कुछ महंगा ना हो, एक सिस्टम हो कि हमको पता चले कि गोदावरी में पोल्यूशन कैसे, किस वजह से हो रहा है, कैसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए वो यूज कर रहे हैं सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ये सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जा सके पोल्यूशन को। और खुद जाके वहां पे वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, वाटर सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा ग्रुप है, ये यूएस रिसर्चर्स का ग्रुप है जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, यहाँ पे मैप कर रहे हैं पोल्यूशन ट्रेंड्स को। इवन स्पेशल सेंसर्स वो यूज कर रहे हैं जिससे वो बैक्टीरियल एंड केमिकल पोल्यूशन को मेजर कर सके। तो ये सारे स्टेप्स करके वो ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि रिवर में डिजॉल्व सॉल्ट्स कितने हैं, नाइट्रेट कितना है, पीएच लेवल क्या है, टेम्परेचर, मॉर्बिडिटी। तो उस हिसाब से वो एक प्रिडिक्शन बता सके कि इस मेजरमेंट, ये जो सेंसर्स यूज करके जो मेजरमेंट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से गोदावरी रिवर में पोल्यूशन कैसे है, लेवल क्या है और कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो ये स्टेप्स वो ले रहे हैं। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने भी इनिशिएटिव लिया है सेंसर्स यूज करने का, कि वो रिवर के एनवायरमेंट पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स यूज करेंगे। तो इसमें जो चिप्स भी होगी वो इंटेल प्रोवाइड करेगी, ये कहा गया था। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में भी ये सेंसर्स यूज किए जा रहे हैं पोल्यूशन रिकॉर्ड करने। तो ये दिया गया है कि कैसे सैटेलाइट्स यूज की जा सकती है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग किया जा सकता है और मैपिंग किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला न्यूज आइटम है आधार जोल्ड फॉर प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स इन कर्नाटका। तो ये आधार स्कीम के बारे में है। तो आधार स्कीम को एक्चुअली गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है काफी सारे स्कीम्स के लिए, मतलब तो सोशल स्कीम्स है जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, फिर इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं उसके लिए, इवन एनआरईजीएस स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए, इवन एम्प्लॉयज पेंशन फंड्स के लिए भी ये आधार मैंडेटरी किया गया। अराउंड 31+ स्कीम्स है जिसके लिए आधार मैंडेटरी किया गया है। वेलफेयर स्कीम्स भी प्लस इवन पैन कार्ड के लिए, इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए भी आधार मैंडेटरी किया गया। तो यहाँ पे जो ये प्रोविजंस किए गए थे, तो इन सारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई सोशल वेलफेयर स्कीम में आधार मैंडेटरी है तो उसमें एक्सक्लूजन नहीं होगा, मतलब किसी के पास अगर आधार नहीं है तो उनको वेलफेयर मेजर्स नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन आपको आधार अप्लाई करना होगा, मतलब अब नहीं है तो आप अप्लाई करो, उसकी स्लिप देते दो, तो वो स्लिप से भी आपको प्रोविजंस, वेलफेयर स्कीम्स के प्रोविजंस मिल जाएंगे, जो भी बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो वो एक इवेंचुअली आपको आधार के लिए अप्लाई करना है। तो अभी जो न्यूज आ रही है वो ये है, इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस चल रहा है आधार रिलेटेड, तो इसीलिए ये काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है। तो ये न्यूज ये है कि कर्नाटका में 30% जो प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स है उनको पिछले 2 महीने का पेंशन नहीं मिला है। तो ये इसलिए क्योंकि उनके आधार डिटेल्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। तो ये कर्नाटका के ऑफिशियल्स यहाँ कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये यहाँ पे नहीं किया है तो इसीलिए उनको नहीं मिल रहा है। और ये ऐसे केसेस तो और भी स्टेट्स में हो गए, ऐसे कहा जा रहा है। प्लस वो ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के लिए ये जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनके सर्वाइवर सर्टिफिकेट देनी होती है बैंक्स में, तो अब अगर वो आधार लिंक कर देंगे तो उनको ये देने की जरूरत नहीं होगी। प्लस ये काफी सारे सर्वाइवर सर्टिफिकेट्स फेक भी होते हैं, तो वो भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। और वो कह रहे सर्वाइवर सर्टिफिकेट तो हर साल नहीं देने होंगे, पर उनको थंब इम्प्रेशन हर साल देना होगा, एक बार आधार लिंक हो जाएगा तो ये भी कहा जा रहा है। प्लस ये जो है प्रेजेंट स्टेटस यही है कि इनको पेंशन नहीं मिलेगा। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया टू सेलिब्रेट फालुन गॉन्ग। तो ये है फालुन गॉन्ग के बारे में। तो ये एक एंशिएंट चाइनीज सिस्टम है, रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसे माना जाता है इसको। तो ये सिस्टम मतलब बुद्धिज्म, टाओइज्म और इवन जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है उसको कंबाइन करके ये पूरा सिस्टम बनाया गया। तो ये काफी प्रोमिनेंट हो गया था चाइना में। पहले इसको चाइनीज ऑफिशियल्स भी बहुत इंडोर्स कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी और सपोर्ट बेस इतनी बढ़ गई कि चाइना में यहाँ ऑफिशियल्स में कंसर्न्स पैदा हो गए कि ये इतना पॉपुलर नहीं होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे उनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया। तो वही उनके ऊपर बहुत टॉर्चर होता है और वो कहते हैं हम फिर भी यहाँ सर्वाइव कर रहे फालुन गॉन्ग के साथ। तो अब इंडिया में इसके ऊपर सेलिब्रेशन होगा 15 जुलाई को। तो कैपिटल में न्यू दिल्ली में यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स इस फालुन गॉन्ग सिस्टम के यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा जो मेन मैसेज है फालुन गॉन्ग का वो है ट्रुथ, कंपैशन एंड टॉलरेंस, मतलब सच बोलना है, एक दूसरे को सहानुभूति दिखाना है और टॉलरेंस मतलब अपना आपा नहीं खोना है। तो ये सारे जो मेजर प्रोविजंस है इसके। और वो कहते हैं कि हमको खत्म करने की कोशिश बीजिंग कर रही है क्योंकि हम बहुत पॉपुलर हो गए।
तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये इवन कल्चर पर्सपेक्टिव से भी प्लस इवन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पर्सपेक्टिव से भी जो हम देख रहे हैं अभी ट्राई जंक्शन में डोंगलांग रीजन में, उस हिसाब से ये न्यूज में प्रोमिनेंट है। तो ये है फालुन गॉन्ग। तो एक्चुअली चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो कम्युनिस्ट कंट्री रिलीजन में बिलीव नहीं करती, तो वो उनका जो पर्पस होता है कि लोग यूनाइट हो इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। सो रिलीजन से वो कॉम्बिनेशन नहीं चाहते, वो गवर्नमेंट से सहानुभूति चाहते हैं, वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि उनका पेट्रियोटिज्म, उनका जो लगाव हो वो गवर्नमेंट से हो, नॉट विथ रिलीजन। तो एक्चुअली कम्युनिज्म एंड रिलीजन आर एंटीगोनिस्टिक, वो साथ में नहीं हो। तो ये है, तो ये फालुन गॉन्ग के बारे में है। तो यहाँ बताया गया है मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म, ताओइज्म एंड चाइनीज फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे यही है, ये जो स्वास्तिक सिंबल है वो यूज किया जाता है, और इवन जो यिन यांग होता है ताओइस्ट स्कूल का, वो भी यहाँ पे ताओइस्ट सिस्टम का वो यूज किया जाता है इसमें। इसका फंडामेंटल टीचिंग्स वही है, ट्रुथ, कंपैशन, टॉलरेंस। अपने आप में गलतियां निकालो, दूसरों की गलतियां नहीं देखो। अगर कुछ लड़ाई हो रही है तो अपनी गलतियां ढूंढो। फिर इवन हमेशा काम माइंड रहना चाहिए, आप पीसफुल रहने चाहिए, हर एक को सेम तरीके से ट्रीट करो, किसी को ऊंचा नीचा ना करो। और इवन आप कभी भी पैसा या कोई गिफ्ट ना लो, डोनेशन ना लो फालुन गॉन्ग की एक्सरसाइजेस किसी को सिखाने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इसका। फिर अगला न्यूज आइटम है स्टार्टअप इंडिया स्लो पेस वरीज गवर्नमेंट। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में है। तो पहले हम स्कीम को देख लेते हैं डिटेल में। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था इसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 2015 15 अगस्त को, और उसके बाद इसको फाइनली 2016 जैन में लॉन्च किया गया था, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया मतलब स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो जो स्टार्टअप्स है, नए बिजनेसेस है, मतलब जो छोटे अभी अभी शुरू किए गए, मतलब लेस देन 5 years ओल्ड है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको स्टार्ट होते हुए, और उनका एनुअल टर्नओवर भी ज्यादा नहीं है, लेस देन 25 crores है। तो उनको यहाँ पे स्टार्टअप डेफिनेशन में लाया जाता था। हालांकि अभी इसको एक्सपांड किया गया है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए स्कीम के अंदर इसका डेफिनेशन भी चेंज हुआ है। लेस देन 25 crore एनुअल टर्नओवर है, लेकिन 5 years की जगह अब इसको 7 years किया गया। और इवन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए 10 years किया गया। अगर 10 years तक भी हो गए, 10 year ओल्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको स्टार्टअप डेफिनेशन में लाया जा सकता है। तो वो है, तो यहाँ पे वही, यहाँ पे उनको फिर कंसेशंस दिए जा रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जो है उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये डेफिनेशन दिया गया है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन था, अब इसको चेंजेस भी किया गया। तो अप टू 5 years को जैसे मैंने कहा 7 years और 10 years किया गया। टर्नओवर का है तो तीन एस्पेक्ट्स है, एक कितना ओल्ड है ऑर्गेनाइजेशन, क्या टर्नओवर है, और किस पर्पस के लिए वो फंक्शन कर रहा है। तो अगर वो इनोवेशन और डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ सम न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए है या सर्विस के लिए है, कुछ नया विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसको स्टार्टअप माना जाता है। तो ये डेफिनेशन का थर्ड प्रोविजन को भी एक्सपांड किया गया। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ जो डेफिनेशन चेंज किया गया। तो एक तो यही है कि जो एज है 7 years तक की गई, और इवन बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 years तक। फिर इसके अलावा जो डेफिनेशन है स्टार्टअप्स का, उसके अंदर ये एक भी ऐड किया गया कि अगर वो स्केलेबिलिटी है उसमें, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं बिजनेस मॉडल को, और उसमें काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का या वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है, तो उसको स्टार्टअप माना जाएगा। तो ये एक भी एस्पेक्ट इंक्लूड किया गया ताकि स्टार्टअप का डेफिनेशन बड़ा हो सके और उसके अंदर और ऑर्गेनाइजेशन आ सके जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। तो जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलता है वो यही है, टैक्सेशन में 3 year इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होता है, टैक्स रिलीफ कैपिटल गेन्स पे भी, इवन कॉर्पस फंड गवर्नमेंट ने बनाया है स्टार्टअप्स के लिए सेपरेटली, वो सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं लेबर लॉज, एनवायरमेंट लॉज कंप्लायंस के लिए, इंस्पेक्शन नहीं होगा उनका कुछ भी 3 साल के लिए, टर्नओवर एक्सपीरियंस भी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा टर्नओवर के रिलेटेड या एक्सपीरियंस के रिलेटेड कि आप स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप बिड करो। इवन उनको क्लोज करना भी है बिजनेस तो 90 day विंडो में आप क्लोज कर सकते हो। ये है, इवन ऑनलाइन एक सिंगल पॉइंट से ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो, फिजिबिलिटी वो सब भी दी है, फैसिलिटेट किया है। इवन पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कॉस्ट 80% कम हो गया स्टार्टअप्स के लिए। ये सारे प्रोविजन रखे, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स वगैरह। लेकिन इस स्कीम को ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, तो इसीलिए गवर्नमेंट अब स्टेप्स ले रही है। इवन मतलब 18 महीने हो गए लेकिन अब तक सिर्फ 39 स्टार्टअप्स ही
क्वालिफाई हुए गवर्नमेंट की स्कीम के लिए। तो ये मार्च 2017 तक जब ये डेफिनेशन चेंज नहीं किया गया था तब तक तो सिर्फ 10 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अब 39 स्टार्टअप्स हुए। तो अब गवर्नमेंट वही स्टेप्स ले रही है कि इसको एक्सपांड किया जाए। उनका टारगेट है कि एटलीस्ट 100 स्टार्टअप्स को वो नर्चर करे बाय सितंबर 2017 ऐसे। तो जो अर्लियर भी जो एप्लीकेशंस आई थी जो रिजेक्ट की गई थी, जब तो अब डेफिनेशन चेंज होने के बाद उनको फिर से रिकंसिडर किया जा रहा है ताकि इनको सबको एक फेयर चांस मिले और इनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये स्टार्टअप स्कीम है। और एक और ये जो पॉइंट रखी गई है वो है कि काफी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट होते हैं पर वो एंड अप बाहर होते हैं, मतलब कि फ्लिपकार्ट जैसे है, फॉरेन फंडिंग मिलती है, स्टार्टअप्स बड़े हो जाते हैं तो वो उनको फंड्स मिलते हैं और स्पॉन्सर्स मिलते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी का लोकेशन भी चेंज कर दिया। जैसे फ्लिपकार्ट अब सिंगापुर में बेस्ड है, क्विकर मॉरिशस में, इवन ग्रोफर्स सिंगापुर में, और पेपर फ्राई भी साइप्रस से फंक्शन करती है। काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो अभी भी इंडिया में, जैसे स्नैपडील, ओला, पेटीएम, अर्बन लैडर। फिर अगला है 5 states a union territory sign pact with center on e-marketplace। तो ये 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कह रही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मद्देनजर, मतलब कि सेंटर और स्टेट्स हाथ में मिलके फंक्शन करे, तो उसको हम अपहोल्ड करते हुए हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को अडॉप्ट किया। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। मतलब जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब कि जो चीजें पब्लिक, मतलब कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट वगैरह जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको भी काफी सारे गुड सर्विसेज खरीदने होते हैं, तो सारा जो प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, जेम से होगी। तो अगर वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा एनुअली खरीद रहे तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो, ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी और करप्शन को हम खत्म कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद ने कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, एफिशिएंसी लाएगा, इवन पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्पीड अप होगा, क्योंकि ऑनलाइन सब पूरा कवर होगा। ये पूरा जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, सारा रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो इसको 5 स्टेट्स ने अभी अडॉप्ट किया है, और भी स्टेट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसके लिए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन करेंगे। तो यही है ई मार्केट प्लेस के यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए कि रियल टाइम डायनामिक प्राइसिंग होगा इसका, वो हमको पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है तो प्रेजेंट प्राइस क्या, वो हिसाब से कम ज्यादा जैसे भी है। फुल्ली इंटीग्रेटेड होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक पूरा सब फैसिलिटेट किया जाएगा। ई बिडिंग प्रोसेस इधर होगा, रिवर्स ऑक्शन भी आप कर सकते हैं, मतलब एक बार जो बिड आ गई उसके बाद आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और काउंटर बिड्स आए कि इससे भी कम कोई कर रहा है क्या, तो रिवर्स ऑक्शन भी के भी प्रोविजंस हो गए। ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, आधार बेस्ड ई साइनिंग इसमें लाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, टाइम बाउंड प्रोसेस होगा, और पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होगा इसमें, पूरा ऑडिट ट्रेल के साथ। तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, अर्थ फेसिंग 6th मास एक्सटिंक्शन। तो ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने पूरा डेटा बायोडाइवर्सिटी का स्टडी किया फ्रॉम 1990 टू 2015। तो ये सामने आया है कि काफी सारे एनिमल्स का पूरा रेंज और पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गया है। तो एनिमल्स जो है बैकबोन एनिमल्स, मतलब वर्टिब्रेट्स ऐसे, तो उनके जो मतलब कितना एरिया में वो रहते थे, तो हैबिटेट श्रिंकिंग भी हो रहा है और पॉपुलेशन साइज भी कम हो रही है, तो काफी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं। तो ये कंसर्न्स उन्होंने रेज किया है। तो ये जो मास एक्सटिंक्शन लास्ट जो हुआ था नॉन एवियन डायनासोर्स का, तो जब जायंट मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था उस वजह से ये पूरे एक्सटिंक्ट हो गए थे अर्थ से। तो ये उसके बाद अब यहाँ पे मास डाई ऑफ फिर से 6th वाला हो रहा है, तो वो कह रहे हैं। और ये ट्रॉपिकल रीजन में काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, स्पीशीज डिक्लाइन हो रहा है, और ये टेम्परेट रीजन्स में भी है, परसेंटेज बेसिस पे उतना ही है, पर इन नंबर्स कम है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ पे भी काफी डिक्लाइन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मेन रीजन जो है ये डिक्लाइन के, वो ये है कि हैबिटेट लॉस होता है एनिमल्स के लिए, उनकी जगह जहाँ वो रहते हैं वो कम हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है,
पोल्यूशन की वजह से इवन इन्वेसिव स्पीशीज आ जाती है, डिजीजेस जो हो जाते हैं पोचिंग की वजह से, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। और वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर, जो आगे कमिंग डेकेड्स में मेजर थ्रेट होगा बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये है, तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।